तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में। ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का बैकबोन है। चलिए समझते हैं पहले पैराग्राफ एकदम सिंपल और एकदम क्लियर वर्डों में। सबसे पहली बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है। मतलब क्या है इसका मतलब? मतलब है कि पावर एक जैसे कंसंट्रेटेड नहीं है। सेंटर और स्टेट दोनों के पास अपनी अपनी पावर है। जैसे लॉ बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, पावर मैनेज करना, ये सब पावर दोनों के बीच बांट दिया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जुडिशरी का पावर डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। इंडिया में एक ही यूनाइटेड इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है जो सेंटर के लॉज भी इन्फोर्स करती है और स्टेट के भी। अब आप सोचोगे सेंटर और स्टेट दोनों सुप्रीम हैं अपने अपने एरियाज़ में, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसे नहीं होता? संविधान कहता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी दोनों को साथ साथ चलना ही पड़ेगा। हार्मनी, कोऑर्डिनेशन, दीज आर मस्ट फॉर फेडरलिज्म्स टू वर्क, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत डिटेल में रूल्स दिए हैं, कैसे रिलेटिव रिलेशन होगा, कैसे काम होगा, किस किस में सेंटर पावरफुल होगा, किस में स्टेट पावरफुल होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और सेंट्रल स्टेट के 3 हेड्स हैं। पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन, कौन लॉ बनाएगा, कौन बनाएगा, ठीक है, लॉ कौन बनाएगा। सेकंड है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में आपका होगा कि कौन एग्जीक्यूट करेगा लॉ को, एग्जीक्यूशन कौन करेगा। एंड द थर्ड इज़ फाइनेंशियल रिलेशन, इसमें बताते हैं कि कौन पैसा कलेक्ट करेगा और शेयर करेगा, ठीक है। पैसा कलेक्ट कौन करेगा और शेयर करेगा, तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल 245 टू 255 पार्ट 9 से डायरेक्ट डील करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में हम लोग। यहाँ यानी कौन किस टेरिटरी में होगा, कौन क्या डील करेगा, ये सब हम पढ़ेंगे। और हाँ, सिर्फ ये आर्टिकल है, कुछ और आर्टिकल भी सब्जेक्ट को टच करते हैं। 245 टू 50 का कुछ और आर्टिकल्स भी है। अब एक बात नोट कर लो, जैसे हर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वैसे ही इंडिया भी लेजिस्लेटिव पावर को दोनों लेवल पर डिवाइड करता है सब्जेक्ट के वाइज। टेरिटरी मतलब क्या होता है? टेरिटरी मतलब क्या होता है कि लॉ कहाँ तक लगेगा, ठीक है। एंड सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट्स मतलब होता है किस मैटर पर लॉ बनेगा। देखो, टेरिटरी का मतलब हो गया कि कहाँ तक लॉ लगेगा, टेरिटरी होगी आपकी। और सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनेगा, किस मैटर पे लॉ बनेगा। तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। नॉर्मली स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएगा, पर पार्लियामेंट कभी स्टेट की फील्ड में भी। नॉर्मली स्टेट लिस्ट में स्टेट ही लॉ बनाएगा, एंड पर पार्लियामेंट कभी कभी स्टेट के फील्ड में घुस सकता है। ये हम पढ़ेंगे क्या? हाँ, लेकिन सिर्फ 5 स्पेशल सिचुएशन में इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे नेशनल इंटरेस्ट हो गया, या फिर इमरजेंसी हो गया, या फिर स्टेट रिक्वेस्ट हो गई, या इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया। तो इन सब्जेक्ट्स में ही पार्लियामेंट स्टेट के इशू में आ सकता है, दो जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ केस में सेंट्रल स्टेट के लॉज को कंट्रोल भी कर सकती है, जैसे गवर्नर के बिल्स में हो गया, रिजर्व प्रेसिडेंट का प्रपोजल अप्रूवल लगेगा किसी चीज़ में, तो इस चीज़ में सेंट्रल स्टेट के को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन के 4 मेजर पिलर्स बनते हैं। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो वो 4 एस्पेक्ट्स क्या हैं? पहला है टेरिटरी, दैट इज़ लॉ कहाँ तक चलेगा। सब्जेक्ट्स, कौन किस पर लॉ बनाएगा, ठीक है। एंड थर्ड इज़ पार्लियामेंट पावर इन द स्टेट फील्ड, स्पेशल सिचुएशन।
एंड द फोर्थ वन इज द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये 4 पिलर्स हैं। इन 4 पिलर्स पे हम लोग अब हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। सो पहला इनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। पहला है टेरिटरी, मतलब कौन लॉ कहाँ तक लगाएगा, इसका मतलब ये है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। हाँ, तो पहला है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन। अब इस पैराग्राफ में बात है कि पार्लियामेंट के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। इसका मतलब क्या आता है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज इंडिया के बाहर भी अप्लीकेबल हो सकते हैं, बट इस पर इंडियन सिटीजन्स पर, इंडियन शिप पर, इंडियन एयरक्राफ्ट पर, इंडियन कंपनीज पर, इंडियन एसेट्स पर लग सकता है। एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंडियन सिर्फ जापान के पोर्ट पर खड़ा है तो भी पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ उस पर अप्लीकेबल होगा। ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। तो द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरी एंड एनी अदर एरिया फॉर टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द। दूसरा है स्टेट लॉ टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस। तो इसमें हम बता रहे थे, तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट एक्सेप्ट वेयर देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। इस पैराग्राफ में क्लियरली हाईलाइट करता है कि स्टेट का बनाया हुआ लॉ सिर्फ उस स्टेट के अंदर ही चलेगा। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका का बनाया लॉ कर्नाटका के अंदर ही वैलिड है, पंजाब का लॉ सिर्फ पंजाब में है, और राजस्थान का लॉ सिर्फ राजस्थान में लगेगा, ठीक है। सो स्टेट का लॉज इंडिया के बाहर तो चले ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? और ना ही एक स्टेट अपने बाउंड्री के बाहर किसी और स्टेट में अपना लॉ अप्लाई कर सकता है। एग्ज़ाम्पल, पंजाब पुलिस तेलंगाना में अपने स्टेट लॉ अप्लाई नहीं कर सकती, उनको तेलंगाना पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। वन मोर की पॉइंट्स इज स्टेट लेजिस्लेचर ओनली फॉर स्टेट सब्जेक्ट्स लॉ बना सकती है, और वो भी सिर्फ उनके ओन टेरिटरी के लिए। पार्लियामेंट हैज़ ग्लोबल रीच, इंडियन सिटीजन एनीवेयर ऑन द अर्थ, then parliament can make the law. This is the distribution of legislative power subjects. So 7th schedule point 1 is legislative power are divided into 3 lists. So हमको पता है कौन कौन से 3 लिस्ट हैं, that is union list, concurrent list and state list. So first one is the union list, contain 100 subjects, बट यहाँ पे 98 कर, यहाँ पे 100 सब्जेक्ट्स होते हैं। पार्लियामेंट मेक लॉज ओवर इट, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, एग्जांपल डिफेंस आपका हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन सेंटर, ट्रेड, कॉमर्स, सेंसस, ऑडिट एंड सो ऑन। इन दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। एंड स्टेट लिस्ट कंटेन 61 सब्जेक्ट्स. Now it's at present 59, but it's showing 60 subjects. Example, police, public and all. And the chapter 4 concurrent list consists of 52 subjects originally, but now it's 47, in which we can make laws.